आते हैं हम बड़े प्रश्नों की तरफ। खंड ब स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो खंड ब है इसको देखिए। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको प्रथम विश्व युद्ध के महामंदियों की समीक्षा करते हैं। तो आर्थिक महामंदी का अर्थ किसी देश की ऐसी आर्थिक दशा से है जब उत्पादन में भारी वृद्धि, क्या होती है, उत्पादन में भारी वृद्धि, लोगों की क्रय शक्ति में गिरावट और जो आपका मुद्रा के वास्तविक मूल्य में कमी आ जाए, ऐसी आर्थिक महामंदी 1929 में अमेरिका में आई थी और इसने समस्त विश्व को जो है ग्रास बना लिया, निगल लिया, जिसके कारण इसे महामंदी कहा जाता है। पहली बात तो हमें महामंदी को समझ लेना है। उसके बाद जो है इसके जो महामंदी के कारण है उसको हम बताते हैं। तो महामंदी के कारणों में क्या हो जाएगा, युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियां। तो इसमें क्या हो जाए, प्रथम युद्ध काल में सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिक प्रसार किए गए और युद्ध के बाद उद्योग अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। सैनिक और युद्ध संबंधी माल की मांग में तीव्र कमी के कारण आर्थिक मंदी का जन्म हुआ। पहला कारण आप बताएंगे। दूसरा है कृषि में अधिक उत्पादन। तो महामंदी के लिए उत्तरदायी घटकों में से एक जो है कृषि संबंधी अति उत्पादन भी था। इससे कृषि वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आई। जिस और मतलब ज्यादा उत्पादन होगा तो कमी तो होगी, और कीमतें घटने से कृषि संबंधी आय भी घट गई, जिसके कारण किसानों ने अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की ताकि वे अपनी समग्र आय स्तर को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उत्पादों को बाजार में ला सके। इससे बाजार में कृषि उत्पादों की आमद बढ़ी, कीमतें और नीचे चली गईं और खरीदारों के अभाव में उपज जो है सड़ने लगी। समझ गया? आपको ये समझना है कि जो इसमें बताई जा रही है चीजें वो आपको कहीं नहीं मिलेगी आसानी से। और दूसरी बात है, जो ये सॉल्यूशन शायद ही कोई आपको यूट्यूब पे देंगे, लेकिन अगर देते भी हैं तो वो यहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर लेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, जब मैंने सारे सॉल्यूशंस करवाए थे तो लोगों ने यहीं से कॉपी करना शुरू किया था। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो अपने आप को जो है प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं और बच्चों को केवल बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिखा देते हैं, ये ऐसा पेपर आएगा, ऐसा पेपर आएगा। अरे भैया, बच्चों को भी पता है ऐसा पेपर आएगा। बोर्ड ने मॉडल पेपर जब जारी किया है तो बता रखा है कि ऐसा पेपर आएगा, लेकिन जब बोर्ड ने ये जारी करके बताया है तो आपको ये समझना है कि ये जो पेपर है इसका सॉल्यूशन कैसे कराना है। इसमें तीसरा जो पॉइंट लेंगे हम, ऋणों की कमी। तो 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से ऋण लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब स्थिति ठीक थी तो अमेरिका से ऋण जुटाना सरल था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों में खलबली मच गई और 1928 के पूर्वाध तक विदेशों में अमेरिका का ऋण 1 अरब डॉलर था। साल भर के भीतर यह ऋण घटकर केवल 1/4 रह गया था। जो देश अमेरिकी ऋण पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। इसके बाद हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं, अनेक विध प्रभाव, यानी मल्टी इफेक्ट बोलते हैं। तो बाजार से ऋणदाताओं के उठ जाने से अनेक विध प्रभाव सामने आए। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए और मुद्रा लुढ़क गई, यानी कि जो अभी डॉलर का भाव जो बढ़ रहा है अब वो उस समय घट गया था, और ब्रिटिश पाउंड भी इस झटके से नहीं बच सका था। लेटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि व कच्चे मालों की कीमतें तेजी से गिरी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूलने लगी, जिससे विश्व व्यापार की कमर ही टूट गई। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसके इफेक्ट बता सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके अथवा पाठ पे। अथवा पाठ में जो है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करनी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के जो महामंदी के प्रभाव क्या थे वो हमने बताए हैं। पहला जो है, महामंदी का भारतीय व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1928 से 1934 के मध्य भारत के आयात तथा निर्यात घटकर आधे रह गए। इसी दौरान भारत में गेहूं की कीमत में भी 50% तक की कमी आ गई। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव
उन काश्तकारों पर पड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करते थे। तीसरा पॉइंट है, बंगाल में जूट का उत्पादन करने वाले लोगों पर भी महामंदी का विनाशकारी प्रभाव पड़ा। जूट की कीमतों में 60% की वृद्धि हुई, जिस कारण जूट उत्पादक बर्बाद हो गए तथा यानी कि जो जूट के उत्पादक थे, जो बनाते थे जूट यानी उपजाऊ करते थे या फिर जो जूट की खेती करते थे, वो बर्बाद हो गए तथा पहले से भी अधिक कर्ज में डूब गए। इसके ये सारे के सारे भारत पे प्रभाव बताए जा रहे हैं। इसके बाद आर्थिक महामंदी के दौरान कृषि उत्पादों की कीमतों में बहुत अधिक कमी आई, परंतु औपनिवेशिक सरकार ने लगान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे असंतोष को देखते हुए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए काश्तकारों को अपनी जमीन को जमींदारों के पास गिरवी रखने व जेवर बेचने के लिए विवश होना पड़ा और सरकार ने राष्ट्रवादी खेमे में दबाव में उद्योग की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तीव्रता नजर आई। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको अच्छी तरह से लिख देने हैं। आप अपना जो हाफ ईयरली एग्जाम पेपर है उसके क्वेश्चन आप जो है भेज सकते हैं पीडीएफ बना करके। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो स्क्रीन पे जो डिस्प्ले नंबर है उस पे आप जो है पीडीएफ आपका जो है, आप जब भी हाफ ईयरली पेपर भेजेंगे, हाफ ईयरली पेपर भेजते हैं तो हाफ ईयरली का पीडीएफ जो बनाएंगे वो साफ होना चाहिए। साफ होगा, आपको उसके सॉल्यूशन जो है कंप्लीट दे दिए जाएंगे ताकि आप लोग उससे भी तैयारी कर पाएं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आपका जो प्री बोर्ड होगा उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोनों के लिए पढ़ने हैं। बाकी मैं प्री बोर्ड के भी एग्जाम पेपर्स आपके लिए दे दूंगा, साथ ही साथ बोर्ड के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो भी दे दूंगा। तो समय अनुसार सब कुछ दे दिया जाएगा। अभी जो वीडियोस दिए गए हैं सबसे पहले इनको पूरे यूपी में हर छात्र के पास में ये होना चाहिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो यहां पर देखिए, प्रत्येक समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वो छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। भले ही सामाजिक विभाजन ना हो यानी कि जो समाज है वो टुकड़ों में ना बटा हो, लेकिन फिर भी सत्ता की जो है साझेदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सत्ता का विभाजन लोकतांत्रिक अवस्थाओं के लिए ठीक होती है और सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का आशय होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा या मतलब बांटा जाए, सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी प्रकार रहें। ठीक है, वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। सत्ता को अपनी नीति निर्धारित करने से पूर्व सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना समाहित करनी आवश्यक है। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार शासन में उसी शासन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी और प्रतिभागिता हो। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। इससे प्रत्येक समूह स्वयं को प्रशासन का अंग समझता है तथा सफलता हेतु प्रयासरत रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सत्ता के साझेदारी जो है लोकतंत्र की आत्मा है। या आप चाहें तो लास्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। इसके अथवा में जो पूछा गया है, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना करनी है। तो सबसे पहले हम जाति में राजनीति की बात करेंगे। तो जाति में राजनीति की भूमिका, तो यहाँ पर देखिए समझिए इसको, बहुत आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर जो है सॉल्यूशन दिया है और इसको मजा आने वाला है। आप लोग क्या वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो और आपको क्या होता है कि आपको जो है आधा समझ में नहीं आता और कई बच्चों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्या करते हैं यार, चलो यार स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, मजा आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, मैं जब 1 घंटे का आधे घंटे का वीडियो बनाता हूँ तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए ही हम ये जो है मेहनत करते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना सीखिए। यहाँ पर जो है जाति में राजनीति की भूमिका क्या है, तो यहां पर देखिए पहला जो हम लिख सकते हैं, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। कोई भी जाति हो, आपकी जाति हो, किसी की भी जाति हो, वो हर जाति अपने आप को बड़ा बनाना चाहती है। अतः पहले वे अपने समूह जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। समझ में आ गया कि हर जाति को खुद को बड़ा बनाना है। अगर उसको बड़ा बनाना है तो वो जो पहले से ही उसने अपने समूह के जिन उपजातियों को यानी कि जो सब कास्ट हैं उनको
जो दूर रखा था या छोटा समझती थी, उनको क्या करते हैं, वो अपने साथ में लाने की कोशिश करते हैं। जाति में राजनीति की भूमिका की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा है, चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में हम बता सकते हैं, इस प्रकार जाति में राजनीति कई तरह की भूमिकाएं निभाता है और एक तरह से यह चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। तो हमने बताया पहले पॉइंट में आपको जाति में राजनीति की भूमिका, 2 पॉइंट बता दिए। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2+2 के हिसाब से आपको मिलेगा। राजनीति में जाति की भूमिका, जाति में राजनीति की भूमिका आपको 2 नंबर में 2 पॉइंट में लिख देंगे। और राजनीति में जाति, ये थोड़ा सा 3-4 पॉइंट है इसमें, तो हम 3-4 पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। हमें 2-3 ही पॉइंट लिखने हैं, हमें क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर को लिखना है। अब राजनीति में जाति की भूमिका की बात करते हैं। तो जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं, तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब जो है ध्यान में रखती हैं, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाएं, जरूरी वोट मिल जाएं। जब सरकार का गठन किया जाता है, तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। दूसरा जो है, राजनीति में जाति की भूमिका में हम क्या लिख सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। इसी कारण कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब समय आता है तो हम आपके लिए कर देंगे, हम हिंदू के साथ हैं, हम मुसलमान के साथ हैं, हम यादव के साथ हैं, तो हम बनिए के साथ हैं, तो हम गुजर के साथ हैं, तो हम जाट के साथ हैं। ये समय आप जानते ही हो, इसी वजह से तो ये आंदोलन होते हैं पूरे संसार में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ये जातिवादी, ये राजनीति की भूमिका जो है, यही बहुत बड़ा गड़बड़ है, ठीक है। और इसको भी समय आने पर लोग समझ जाएंगे, जैसे जैसे अब हमारी आधुनिक दुनिया है, जो लोग ये पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, तो वो समझेंगे। और आने वाले समय में जो भी गुजर हैं, जाट हैं या फिर कोई भी कास्ट के हैं, वो कोई आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझ चुके होंगे कि ये सब राजनीति का खेल है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें अगला जो पॉइंट हम लिख सकते हैं, सर जो आपका राजनीति में जाति की भूमिका क्या है, अच्छा, सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति के एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। यानी कि जब ये वोट डालने का जब अधिकार दिया गया, वयस्क मताधिकार, और इसमें यह भी बताया गया कि एक व्यक्ति एक ही वोट जो है डाल सकता है, तब जाके राजनीतिक दलों को विवश होना पड़ा कि वो राजनीतिक समर्थन अगर उनको चाहिए तो लोगों को जो है गोलबंद करें, यानी कि लोगों से मिले जुले उनको इकट्ठा करें। और इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा होती है जिन्हें अभी तक छोटा या नीचा माना जाता था। तो ये जब करती है राजनीतिक दल, तो वो जातियां भी वो पकड़ती है जिनको कोई नहीं पूछता था, जिससे वो जो छोटी जातियां थी उनमें चेतना पैदा हो जाती है जिनको नीचा माना जाता था, ठीक है। और भी है आपका, देश के किसी भी एक संप्रदाय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोग का बहुमत नहीं है। कहीं भी किसी भी जगह पे एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं होता है। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जातियां, अलग अलग लोग अलग अलग परिवेश में रहते हैं, और आपके आसपास में भी अलग अलग जाति का, ऐसा नहीं कि आपका मकान है, बगल में भी आपकी जाति का मकान है, उसके बगल में भी आपकी जाति का मकान है, उसके बगल में भी आपकी जाति का, ऐसा नहीं है। एक ही गाँव में 50 जातियाँ, 10 जातियाँ, 20 जातियाँ, 15 जातियाँ आपको अलग अलग मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो देश के किसी भी एक संसदीय, यहां पर हमने मान लिया, अच्छा, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। वो जाति पे निर्भर नहीं रह सकते, समुदाय पे निर्भर नहीं रह सकते, उनको लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी कास्ट के हों। इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बताया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिक्षेप में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों में अपना मत जो है स्पष्ट करना है। तो हम देखो, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, यानी कि प्रत्येक जो आपका सेक्टर है, जिसको हम क्षेत्रक जो होता है, तो प्रत्येक क्षेत्रक में, यानी कि प्रत्येक क्षेत्रक कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित
आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। हम ऊर्जा के सीमित, हमने तो बता दिया कि जो आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता क्या है ऊर्जा की, ठीक है ना, विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। अब जो है हमें जो है संरक्षण के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्ण निम्न उपायों को अपनाना होगा, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। दूसरा, जब कोई प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करें। तीसरा, विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें। चौथा, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करें, अधिक प्रयोग करें। और साथ ही साथ जो है आपका पांचवा, आखिरकार ऊर्जा ही जो है बचत, ऊर्जा की आखिरकार ऊर्जा की ही बचत जो है ऊर्जा का उत्पादन है। तो ये हमारे सारे पॉइंट हो गए। तो इन पॉइंटों को हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट लिख देंगे और साथ साथ में ये समझा देंगे कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा जो है आधारभूत आवश्यकता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके अथवा पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पर अथवा पार्ट में, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो देखिए, परिवहन और संचार के साधनों को किसी भी राष्ट्र और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, क्योंकि ये साधन जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और किसी राष्ट्र के विकास की पहचान है। परिवहन और संचार व्यापार के विस्तार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। परिवहन और संचार जो है व्यापार के विस्तार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। परिवहन और संचार के विकास ने वैश्वीकरण को जन्म दिया है। संचार और परिवहन में तेजी से वृद्धि ने हर देश के लोगों की जीवन शैली में सुधार किया है। रेलवे, जल मार्ग, वायु मार्ग, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट ने दुनिया को हमारे दरवाजे पे ला दिया है और सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दिया है। भारत जैसे, आप चाहें तो इनको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में परिवहन और संचार के उन्नत साधनों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मदद मिली है। किसान कम समय में अपने माल का परिवहन करने और अधिक पूंजी अर्जित करने में सक्षम है। भारत अपने बेहतर वायु मार्ग और रेलवे के कारण भी पूरी दुनिया से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। परिवहन और संचार के साधनों के कारण ही स्थानीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है और जो हर देश के आर्थिक विकास के लिए उत्कृष्ट है। परिवहन कम समय में कामकाजी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की अनुमति देता है। परिवहन माल को उनकी आपूर्ति स्थानों तक ले जाने की अनुमति देता है। संचार के आधुनिक संसाधनों के माध्यम से सूचना और ज्ञान के आदान प्रदान ने लोगों को अधिक जागरूक बना दिया है। वे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से करते हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन डिलीवरी सेवा, ठीक है। तो यहां वस्तु और सेवाओं लिख दोगे, यहां वस्तु नहीं था, ठीक है, डबल वस्तु हो गया। अब इसके बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार प्रबंध करती हैं, विवेचना कीजिए। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने उत्पाद की जो है उत्पादन लागत को कम रखने के लिए क्या करती हैं वो हमें बताना है। तो देखिए, पहला पॉइंट हम लिख सकेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उदाहरण जैसे चीन, बांग्लादेश, भारत जैसे देश। ये देश सस्ते विनिर्माण स्थानों का लाभ भी प्रदान करते हैं। पहला काम तो ये करती है। दूसरा जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माल की उत्पादन लागत को कम रखने के लिए कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित करती हैं। उदाहरण के लिए फोर्ड मोटर्स ने 21,700 करोड़ रुपए में महिंद्रा एंड महिंद्रा के संयोग से चेन्नई के पास एक बड़ा संयंत्र स्थापित किया। इसके बाद जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी अपने विनिर्माण सामानों के लिए निकटवर्ती बाजारों की आवश्यकता होती है, जिससे माल के उत्पादन की लागत जो है कम हो जाती है। जब बाजार पास में होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन जब लागत कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सामान की कीमत भी कम हो जाएगी। इसके बाद में, इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी कौशल इंजीनियरों और इसके कर्मियों और बड़ी संख्या में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की आवश्यकता होती है जो ग्राहक और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। भारत संभवतः इस क्षेत्र में सबसे ऊपर है और इसमें ये सभी कारक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्पादन की लागत में 30 से 40% तक बचाने में मदद करते हैं। तो ये सारे पॉइंटों को हम लिख देंगे। अगले पॉइंट
पॉइंट की बात करते हैं अथवा में। अथवा है अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में व्याख्या कर देनी है। तो अच्छे बाजार की क्या क्या विशेषताएं बताते हैं। अच्छे बाजार ऐसे बाजार होते हैं जिनमें खरीदार और विक्रेता दोनों वस्तु और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। ये तो बाजार, अच्छे बाजार की डेफिनेशन हो गई, या बाजार की डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो। अच्छा, अच्छे बाजार के निम्न लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं हम बता देते हैं प्रमुख लक्षण। पहला, मूल्य में सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारक शामिल होने चाहिए ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो सकें। दूसरा, सूचना की उपलब्धता। एक अच्छे बाजार में सटीक और समय पर जानकारी होनी चाहिए ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों त्वरित और सूचित निर्णय ले सकें। तीसरा, तरलता। एक अच्छे बाजार में पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में संपत्ति को तत्काल उस कीमत पर खरीदा या बेचा जा सकता हो जब किसी संपत्ति को शीघ्र बेचने या खरीदने की आवश्यकता हो। इसके बाद में लागत। एक अच्छे बाजार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेन देन की लागत कम हो। इसके बाद में आकार। एक अच्छे बाजार का आकार जितना बड़ा होगा वो उतना अच्छा होगा। इसके बाद तात्कालिकता। तो यहाँ पर तात्कालिकता में क्या हो जाएगा, लोगों को एक अच्छे बाजार में उत्पादों की जितनी जल्दी जरूरत हो उतनी तत्कालिक उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये तात्कालिकता में आ गया। तो ये सारे पॉइंट हम लिख देंगे। अगले पॉइंट की बात करें, वर्णनात्मक प्रश्न 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 100-150 बोल रहा है शब्दों में उत्तर देना है। बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे और इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण पहले बताएंगे। युद्धोत्तर भारत में असंतोष था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता ने पूरा सहयोग दिया था और भारतीय सैनिकों के योगदान के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध में जो है अंग्रेजों की विजय हुई थी। भारतीयों को यह विश्वास था कि युद्ध के समाप्त होने के बाद, क्योंकि भारतीयों ने मदद की है उनकी, तो भारतीयों को यह विश्वास था कि युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटेन भारत को दिए गए वचनों का पालन करेगा, उनको स्वशासन दिलाएगा, यानी कि उनको स्वतंत्रता दे देगा। परंतु ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वशासन के नाम पर मांटफोर्ट सुधार ही किए, जिससे भारतीयों में असंतोष फैला, पहला कारण। दूसरा, जनता में निराशा व असंतोष का माहौल। ब्रिटिश सरकार के द्वारा युद्ध व्यय के रूप में बलपूर्वक भारी मात्रा में धन की उगाही की गई, क्योंकि युद्ध हो रहा था तो उनको पैसों की ज्यादा जरूरत थी, तो उन्होंने बलपूर्वक ज्यादा धन उगाने की कोशिश की ब्रिटिश ने। तो मुद्रास्फीति के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि होने के कारण जनता का प्रत्येक वर्ग आर्थिक कष्ट से गुजरने लगा और इस स्थिति के लिए ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी माना जाने लगा। इसके बाद जो है रॉयल्ट एक्ट 18 मार्च 1919 को एक अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके मनमाने समय तक जो है जेल में रखा जा सकता था। नजरबंद का मतलब जेल में रखा जाता था और भारत में सभी वर्गों एवं समुदायों द्वारा इसका विरोध किया गया। यह भी इसका रीजन था। कौन सा रीजन हम बात कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन के रीजन। ठीक है, इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसने तो पूरा हिला ही दिया था। रॉलेट एक्ट तथा सरकार के सत्याग्रहियों के विरुद्ध चलाए गए दमन चक्र के विरोध हेतु, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, जो भारतीय थे वो रॉलेट एक्ट और सरकार के सत्याग्रही जो बन रहे थे, मतलब जो भारतीय सत्याग्रही कर रहे थे और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो खड़े थे, इन लोगों के विरुद्ध जो है चलाए गए दमन चक्र के विरोध में जो है ब्रिटिश सरकार ने 13 अप्रैल 1919 को जो है क्या करा, अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सार्वजनिक सभा में सैनिकों के साथ में जनरल डायर के आदेश पर जो है अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें जो है 800 लोग, लगभग 800 लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। और इस कांड ने ऐसे असंतोष को जन्म दे दिया जो असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था, तो ये रीजन इसका ये था, उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें पुलिस और आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प के दौरान 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। गांधी जी को ऐसा लगा कि लोग जो है अहिंसा के माध्यम से सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार नहीं है, अहिंसा के साथ नहीं करना चाहते। तो लेकिन मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे कई नेता हिंसा की इस छुटपुट घटनाओं के कारण आंदोलन को स्थगित करने के खिलाफ थे, लेकिन परंतु गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते थे। अतः इस हिंसात्मक घटना से उन्हें जो है आघात लगा और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद में गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया।
ठीक है, तो ये था आंदोलन को वापस लेने का कारण।